नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका टाइटल है चुड़ैल का प्रेम। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, चुड़ैल का प्रेम। गाँव के त्रिभुवन काका के पास बहुत सारी गाय थी। वो उनका दूध बाजार में बेचते और उसी से उनकी रोजी रोटी चलती थी। वे रोज सुबह दूध निकालने के बाद गाय को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घुमा करते और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते। दिन भर वे घर से ही बाहर रहते, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू, तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही, लस्सी या मट्ठा, छाछ भी ले जाते और किसी पेड़ की छाया में खा पीकर मस्त रहते। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर लगी नल, ट्यूबवेल या फिर कुएं से पानी निकाल कर पी लेते। वैसे ठंडी के दिनों में वे पानी भी ले जाती, लेकिन गर्मी के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इससे खुश भी थे। एक बार की बात है, त्रिभुवन काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुए कि ठीक होने का नाम ही ना ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। और उधर गायों का बुरा हाल। उन्हें तो सिवान से घूम घूम कर चरने की आदत थी। वे रंभा रंभा कर आसमान सिर पर उठा लिया। त्रिभुवन काका की पत्नी पुआल वगैरह गांव के खाने के लिए देती, लेकिन गाय उसे खाना तो दूर देखती भी नहीं थी, मानो अनशन पर बैठ गई हों। उस पर दिन भर खूंटे के इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी जमीन कीचड़ कर दी। और कुछ तो इतनी सियानी थी कि नाद में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हट देखकर त्रिभुवन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम राकेश था। 18 साल की उम्र में ही वह बहुत ही होशियार था। उसके घर भी गाय थी, तो उसे इन सब चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर कोई उसे 18 साल का कह भी नहीं सकता था। उसे त्रिभुवन के सारे काम संभाल लिए। वह साथ में अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई भी करता। त्रिभुवन काका बड़े ही खुश हुए। गर्मी का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से खत्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया और कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय हुआ था। राकेश को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसकी जान से जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि गर्मी के कारण पानी काफी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी, जिससे वह अपने साथ रखता था, उसे अपनी धोती से बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया था और पसीने पूरी तरह भीग गया था। वह हारकर पेड़ की ओट लेकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका कि इस जंगल में और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अंदाजों के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश खो गया था। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश से पूछा, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? राकेश तो जैसे सुध बुध खो बैठा था। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगह पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजलि बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने अपने हाथों की अंजलि बनाकर अपने मुंह से सटा दिया। किशोरी ने अपने अंजलि की जल राकेश की अंजलि में उड़ेलना शुरू किया और राकेश ने उसे अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि उसके अंजलि का आधा पानी जमीन पर गिर रहा था,
क्योंकि अभी भी वह उस किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एकटक पिए जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ से जल खत्म हो रहा था और ना ही राकेश की प्यास ही बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। यह सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था। तो वह असहज होते हुए बोली, और पिलाऊं कि बस? राकेश कुछ बोल न सका, सिर्फ ना में सर हिला दिया। उसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वह किशोरी बल खाती हुई जंगल में गुम हो गई। राकेश कुछ देर कुएं की जगत पर बैठा रहा और फिर अचानक वह उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वह बहुत ही खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगे हिलोरे मार रही थीं। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गाने लगता था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही क्षण दिखाई दे रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल ही नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया। लेकिन नींद कहाँ आ रही थी। वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या हो गया, क्यों उसकी भूख, उसकी चैन, उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया था। वह जोर से चीखा और जब तक त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी आती वह बेहोश हो चुका था। त्रिभुवन काका उसके चेहरे पर पानी छिड़के और भी जतन किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। अभी 2 ही लाइन उन्होंने पड़ी थी कि राकेश तेज आवाज में हंसा। लेकिन आश्चर्य यह था कि वह हंसी राकेश की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख गए। वे वहां से तेजी से निकले और पास के ही राम खेलावन ओझा के पास पहुंचे और सारा माजरा कह सुनाया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चल कर देखते हैं। ओझा त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेजी से उनका रास्ता काटा। राम खेलावन ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों के साथ लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र का ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घट शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डरना, लेकिन सबको पाठ जारी रखना है। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुंचे तो एक तेज हंसी के साथ ही राकेश छत की चारदीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंट, शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज़ से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत ही अचंभित हुए और गुटों में वे भी इस गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किए। जैसे जैसे ओझा के मंत्रों का प्रभाव बढ़ता, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वह उल्टे पांव चलती तो कभी छत पर उल्टा चलने लगती तो कभी भीड़ के किसी एक खास की तरफ तेजी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती। 5 घंटे तक यह कार्यक्रम चला। सुबह के 4 बजने वाले थे। तभी ओझा की नज़र वहां गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उस पर खून लगा हुआ था। उसने वह फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब जोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनकर तेजी से ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डलते ही राकेश का शरीर शांत होने लगा और कुछ ही समय में एक तेज चित्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया था। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी और उसने बताया कि उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल मेरे पास उसी रूप लड़की के रूप में आई। तब मुझे शक हो गया। मैंने
उससे उसका नाम पूछा। वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरी उंगली में चुभा दिया और जैसे ही इसमें खून लगा वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका ने भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस चुड़ैल का प्यार से काफ़ी हतप्रभ थे। कई दिनों तक यह बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी रही। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद।